नमस्कार। बसंत के आगमन के साथ बसंती प्यार से सजी हुई आज की सुबह और आज की सुबह की रौनक बढ़ाता हुआ डीडी बिहार का मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहार। आज का बिहार बिहार निहारिका के साथ और निहारिका की बेस्ट वाली गुड मॉर्निंग के साथ स्वागत आप सभी दर्शकों का कार्यक्रम में। आज कार्यक्रम में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन करते हुए कहूँगी, सत्य अहिंसा का पाठ हमें पढ़ाया है। विश्व पटल पर बापू ने भारत का मान बढ़ाया है। सत्य और अहिंसा के हथियार के साथ भारत से अंग्रेजों की नींव हिला देने वाले हमारे देश की आज़ादी के महानायक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज पुण्यतिथि है। सर्वप्रथम उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए नमन करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करूंगी। महापुरुषों का पूरा जीवन हम सभी के लिए प्रेरणादायी होता है और वाकई उनके कहे गए जो कथन हैं, उनके जो वचन हैं, वो हम सभी के लिए अनमोल भी होते हैं। पता है, इन वचनों में इतनी सामर्थ्य होती है कि जो भटके हुए हैं उन्हें सही दिशा मिल जाती है, जो रुके हुए हैं उन्हें गति मिल जाती है। तो कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे पहले सेगमेंट अनमोल वचन से। आइए नजर डालते हैं क्या है आज का अनमोल वचन। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, मैं इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार था कि मैं कुछ चीजें नहीं बदल सकता। दर्शकों, अब बारी मेहमान से मुलाकात की। आज जिन्हें हमने आमंत्रित किया है वो महात्मा गांधी के विचारों से लगातार प्रभावित रहे हैं और कुष्ठ रोगियों की सेवा में अपने जीवन को समर्पित किया है। तकरीबन 20 वर्षों से लगातार कुष्ठ रोगियों को जीवन में, समाज में सही दिशा में जोड़ने के लिए प्रयासरत रहे हैं। आपको बताऊं कि आप संस्थापक सदस्य हैं और एक्स चेयरमैन हैं बिहार कुष्ठ कल्याण महासंघ के, और आपने किताब भी लिखी है ब्रेकिंग बैरियर्स, जो कि कुष्ठ रोगियों के जीवन की सच्ची घटनाओं पर आधारित है। बहुत विस्तार से बातें करेंगे महात्मा गांधी के जीवन से जुड़ी हुई और साथ ही कुष्ठ रोगियों को किस तरीके से हम समाज की मुख्य धारा में जोड़ सकते हैं और उनके प्रयासों से जुड़ी हुई बातें। तो चलिए फिलहाल हमारे साथ स्वागत करिए हमारे आज के विशेष अतिथि कमलेश चंद्र लाल जी का। नमस्कार कमलेश जी, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन कार्यक्रम में। आज पुण्यतिथि है बापू की। अगर हम बापू के जीवन को देखते हैं ना, तो उनके व्यक्तित्व का हर पहलू हमारे लिए प्रेरणादायक है। अगर मैं बात करूं सत्य और अहिंसा की, अगर मैं बात करूं मानवता से प्रेम की, अगर मैं बात करूं सामाजिक कुरीतियों की उपेक्षा करने की या उन्हें समाज से दूर करने की उनके प्रयासों की, अगर मैं बात करूं स्त्रियों के अधिकारों की रक्षा करने की, तो आज के समय में भी जब हम सोचते हैं और देखते हैं तो ये सारी बातें बड़ी प्रासंगिक लगती हैं। आज भी हम उनके विचारों और उनके आदर्शों से सीख ले सकते हैं। तो शुरुआत यहीं से करना चाहूँगी कमलेश जी, क्योंकि आप भी प्रभावित रहे हैं महात्मा गांधी के विचारों से, आदर्शों से। कितने प्रासंगिक हैं उनके विचार आज भी हमारे समाज में, हमारे जीवन में? कुछ प्रकाश डालें। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी विश्व के लिए आलोक स्तंभ, ज्योति स्तंभ, प्रेरणा स्रोत जी। विश्व शांति और सामंजस्य, सौहार्द को बढ़ाने के लिए उनका जीवन का पल पल और क्षण क्षण हमें सीख प्रदान कर रहा है। वो जिस भी आश्रम में रहे, हर एक मनुष्य के शरीर से कुछ गंदगियां निकलती है जी। उस गंदगियों को दूर करने के लिए वो अपने हाथ से झाड़ू लेकर के उस आश्रम की सफाई करवाते थे। और सिर्फ अपने ही नहीं करते थे, जो भी आश्रम में रहते थे उन सभी को वो प्रेरणा देते थे कि हमें स्वच्छता पर गंभीर होने की आवश्यकता है जी। सारे दुखों का कारण वो जानते थे कि गंदगी से शुरू होता है, और इस वजह से वो अगर शौच के लिए भी जाते थे तो हाथ में खुरपी लेकर के जाते थे जी। और पहले भूमि को खोदते थे, फिर शौच करने के उपरांत ऊपर से मिट्टी डाल देते थे ताकि पर्यावरण दूषित न रह जाए। जी। ये ख्याल उनका था। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सिर्फ बाहर की शुद्धता पर निर्भर नहीं रुके थे,
वो अंतःकरण को भी शुद्ध करने के लिए हृदय को कैसे परिवर्तित परिशुद्ध किया जाए, इसके लिए भी वो पहल किए हैं। बिल्कुल आज जो हम याद करते हैं अहिंसा को, जी। वो अहिंसा सिर्फ कह लीजिए एक रूप में ही स्वीकार नहीं करते थे, बल्कि अहिंसक होना मन से भी, वचन से भी और कर्म से भी वो चाहते थे मानव जाति वर्ण करे। जी आप जानते हैं वाणी के दुरुपयोग से अंधे का बेटा अंधा और महाभारत युद्ध हो गया। इसी प्रकार से मन के अंदर में जो कुविचार चलता रहता है, वह कुविचार बहुत ही घातक होता है, बाहर के कुविचार से भी गहरा और बड़ा होता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते थे, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। वो तीन बंदर वस्तुतः प्रेरणा के रूप में वो उपयोग करते थे। जी वो किसी को कहते थे कि खटाई को मत खाओ, तो उससे पहले स्वयं अपने आचरण में, जीवन में उसको अपना करके देखते थे, क्या मैं छोड़ सकता हूँ। जी छोड़ने के उपरांत तो दूसरों को सलाह देते थे कि तुम भी खटाई मत खाओ। उनका पूरा जीवन प्रयोग पर आधारित रहा है। वो प्रयोगनिष्ठ व्यक्ति थे। आज विज्ञान का और टेक्नोलॉजी का जो आविष्कार आप देखते हैं, वो भी प्रयोग पर आधारित है, लेकिन उनका जो प्रयोग था जीवन निर्माण से जुड़ा, बहुत बढ़िया। चरित्र निर्माण से जुड़ा, वो चरित्र को बहुत महत्व देते थे और इसीलिए सहन शक्ति को भी वो गंभीर रूप में अपनाने के लिए, क्योंकि हम सबों के अंदर में कई प्रतिकूल परिस्थितियां रहती है और हम उत्तेजित हो जाते हैं। जी जी इसलिए वो स्वाध्याय करते थे, वो रोज प्रार्थना सभा करते थे और प्रार्थना सभा के माध्यम से वो कहते थे, सबको सम्मति दे भगवान। अब ये सम्मति जब सबके अंदर में आ जाएगी तो समस्या नहीं रह जाएगी। बिल्कुल सही। वो बिल्कुल सही। सांप्रदायिक सौहार्द के लिए भी ईश्वर के दोनों नाम अल्लाह ईश्वर पुकारते थे, ताकि धर्म के नाम पर लोग टकराहट की ओर न जा करके सामंजस्य, सौहार्द और प्रेम की तरफ बढ़े। जी उनका पूरा का पूरा कह लीजिए, वो लोगों की बात को पहले सुनते थे। आपको आश्चर्य होगा कि 5 लाख से ऊपर उन्होंने पत्रों का जवाब दिया है। अच्छा। और पत्रों का जवाब भी कैसे देते थे? कोई उनसे पत्र लिखते थे तो उस पत्र को एक कागज पर लिख लेते थे, अच्छा अच्छा। बगल में जवाब लिखते थे वाह। और उसके बाद उसका उत्तर लिख करके लिफाफ में उसको भेजते थे। तो गांधी का यह जो स्वरूप था, जो सर्वभावेन सर्वरूपेण हम अपने जीवन सदन को अहिंसा से अनुप्राणित करें, यह बहुत ही प्रभावशाली है। यही वो कारण हुआ कि संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे मीटिंग में भी उनके जन्म दिवस को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाने का फैसला सर्वसम्मति से हुआ था। बिल्कुल। अब आप सोच सकती हैं कि विश्व के लिए आज कितनी बड़ी आवश्यकता है, जब हम यूक्रेन और रूस की उस दशा को देखते हैं। जी। तो ये मानवता के ठीक विपरीत और हृदय और आत्मा की आवाज के प्रतिकूल है। बिल्कुल बिल्कुल। बापू विश्वास करते थे अंतरात्मा की आवाज को सुनने का, और इसीलिए वो प्रार्थना सभा करते थे ताकि अहंकार न रह जाए। आज जो युद्ध देखते हैं उसका एक कारण अहंकार भी है। तो अहंकार से मुक्ति के लिए वो प्रातः काल और सायंकाल दोनों समय में प्रार्थना सभा किया करते थे। और आज विश्व मानवता की रक्षा के लिए इस आदर्श को वर्ण करने की महती आवश्यकता है। क्या बात है। तभी हम कह सकते हैं विश्व बंधुत्व का जो भाव है जी, और समस्त भूमंडल को जो पुण्य धाम बनाने की प्रतिज्ञा है, उस भाईचारा को फिर से कायम किया जाना संभव है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।
और कमलेश जी, जब आप बता रहे थे उनके जीवन के बारे में, तो मुझे लगता है कि शायद आज हम उनकी पुण्यतिथि मना रहे हैं, नमन कर रहे हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, पर थोड़ा रुकें, ठहरें और सोचें और देखें कि जो भी उनका जीवन था, सरल, संयमित, प्रेम से भरा हुआ, देश प्रेम से भरा हुआ, मानवता के प्रेम से भरा हुआ, अगर हम उनके पक्षों को अपने जीवन में समाहित करें तो फिर जीवन कितना सुंदर दिखता है। और आज के समय में भी आपने भी युद्धों के बारे में जिक्र किया। कहीं ना कहीं ये जो अलगाव है, ये जो दुराव है, ये जो हिंसा है, मानवता के हित में बिल्कुल नहीं है। और इस तरफ ध्यान देने की आज भी ज़रूरत है। वो प्रेम, वो जो सद्भाव, आपने कहा प्रार्थना सभा के द्वारा जो मन को संयमित करने की उनकी चेष्टा थी, वो सब अगर हमारे जीवन में हम समाहित कर सके तो हम समाज का भी कल्याण करेंगे, अपना भी कल्याण करेंगे और पूरे विश्व के कल्याण की ओर आगे बढ़ेंगे। बहुत अच्छे तरीके से आपने इस उनकी जो जीवन के मुख्य आदर्श थे उसके बारे में हमें बताया। मैं रुख करूंगी, आज हम कुष्ठ निवारण दिवस भी मनाते हैं और मैंने शुरुआत में भी अपने दर्शकों से कहा कि बापू ने कुष्ठ रोगियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए बहुत कार्य किया है। उनके कार्यों के बारे में थोड़ी चर्चा करना चाहूँगी आपसे, क्योंकि आप भी लगातार जुड़े रहे हैं। तो कैसे उन्होंने इसकी शुरुआत की थी और क्या कार्य करते थे? साउथ अफ्रीका में जब वो थे, इंडियन कांग्रेस को संबोधित कर रहे थे, तो एक पेड़ के नीचे कई कुष्ठ रोगी उनकी बातों को बड़ी गंभीरता पूर्वक श्रवण कर रहे थे। अच्छा। बापू की नजर उसकी ओर गई और देखे बापू कि ये लोग दूर हट करके हैं, तो उनके मन में विचार आया कि इनसे मिलना चाहिए। जब वो मिलने की ओर पग बढ़ाए तो दूर से कुष्ठ रोगी चिल्लाए कि मैं कुष्ठ रोगी हूं, आप मत आइए, मत आइए जी। लेकिन बापू के हृदय में उनके प्रति प्रेम इस प्रकार का था कि वो रुके नहीं, उनके नजदीक पहुंच करके उनका हाल लिए। अच्छा। और किसी के हाथ की उंगलियां नहीं थी, पैर टेढ़े थे, बाल छिले थे, कई प्रकार की वो दुर्दांत दुरूह स्थिति देख करके बहुत मर्माहत हुए। और बापू ने कहा उन लोगों से, कुष्ठ रोगियों से, कि आप मेरे आश्रम में आइए, मैं जहां ठहरा हूं जी। तो कुष्ठ रोगी लोग हिम्मत नहीं जुटाए, लेकिन जब रात का अंधेरा हो गया तब वो उनके पास पहुंच के किवाड़ खटखटाए। बापू सोने जा रहे थे जी। लेकिन सोने के बाद भी वो किवाड़ खोल के उन लोगों को लाए और उन लोगों से बातचीत की और बोले कि आप दवाई कराते हैं? तो बोले कि नहीं, डॉक्टर लोग मुझसे दूर भागते हैं। अच्छा। और दवाई भी हम नहीं करा पाते हैं। और तब बापू ने उनको खाना खिलाया और फिर बहुत देर तक उनके साथ रहे। जी जी। भारत भी आए तो भारत में भी उन्होंने जो कुष्ठ रोगियों की दशा देखे, जी जी। उसमें एक बहुत बड़े शास्त्री थे, प्रचुर शास्त्री जी। तो प्रचुर शास्त्री जेल में थे, वो स्वतंत्रता संग्राम के भी साथी थे उनके। और जेल में भी जब वो पहुंचे बापू, तो प्रचुर शास्त्री के बारे में पता कि वो कहाँ हैं। तो भंडारी जो वहाँ के अधीक्षक थे, उन्होंने कहा कि उनको कुष्ठ रोग है। अच्छा। इसलिए उनको अलग रखा गया है। तो पत्राचार के माध्यम से उन्होंने उनसे संपर्क किया और संपर्क करने के बाद उसके बाद फिर वो उनसे मिलने की इच्छा रखे। जब इच्छा रखे और प्रचुर शास्त्री उनसे कुछ किताब वगैरह भी मांगे, तो बापू ने व्यवस्था करके उनको किताब भी पहुंचाया। तो महात्मा गांधी के उन कार्यों के बारे में जो उन्होंने शुरू किया था कुष्ठ रोगियों से जुड़े हुए, जो उनके प्रयास थे, कुछ और प्रकाश डालना चाहेंगे? देखिए, जब बापू ने वर्धा में प्रचुर शास्त्री से मिलने की इच्छा व्यक्त किया तो लोगों ने कहा, बापू आप तो राष्ट्र के बहुत बड़े स्तंभ हैं, आप उनसे नहीं मिलिए, अगर आपको हो जाएगा तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। अच्छा। लेकिन बापू ने इस विषय पर आत्ममंथन करने के उपरांत प्रचुर शास्त्री से जाकर के न केवल मिले, बल्कि अपने हाथ से उनके घाव की सफाई करके, उस वक्त आज की तरह दवाइयां नहीं थी तो नीम लेपन किया था। क्या बात है। और इतना ही नहीं, बापू को जब लोगों ने देखा कुष्ठ रोगी से बहुत प्रेम करते हैं, तो कोलकाता में उन्होंने कहा कि लोगों ने कहा कि सो एक कुष्ठ आश्रम का आप उद्घाटन कर दीजिए।
अच्छा। बापू ने जवाब दिया था, क्या अनोखा था। जी। उन्होंने कहा था, कुष्ठ आश्रम का उद्घाटन नहीं, कुष्ठ आश्रम में जिस दिन ताला लगवाना हो क्या उस दिन बात है। मुझे बुला लेना। अद्भुत। वो कुष्ठ रोगियों की अलग बस्ती के लिए कहीं बर्दाश्त करने वाले नहीं थे। बहुत बढ़िया। वो समाज की मुख्य धारा के बीच में रह करके कुष्ठ रोग के उपचार के लिए वो सतत प्रयासशील रहे, लगातार करते रहे और कार्य। उनके इसी आदर्श को देखते हुए भारत सरकार ने उनके जन्म दिवस और पुण्यतिथि को कुष्ठ निवारण दिवस के रूप में उपयोग करता चला आ रहा है, जो अत्यंत सराहनीय है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आपने बहुत विस्तार से बताया उन घटनाओं के बारे में जो महात्मा गांधी के जीवन से जुड़ी हुई हैं और कैसे उन्होंने एक संदेश देने की कोशिश की कि जो कुष्ठ रोगी हैं उन्हें उनसे दूर भागने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें प्यार से गले लगाने की ज़रूरत है, उनके रोग के निवारण की ज़रूरत है। आपसे जानना चाहूँगी कमलेश जी, आप कैसे जुड़े और इस दिशा में आपने कार्य करना शुरू किया? सबसे पहले तो मेरी अवधारणा ये रही है कि मनुष्य एक ऐसा मननशील प्राणी है जो बलवान होकर निर्बलों की रक्षा करे। तो मैं जनरल दिव्यांगों की सेवा शुरू किया था। अच्छा। जापान से फर्स्ट गुडविल एम्बेसडर ऑनरेबल योही सासाकावा आए। उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया था जी। कि जनरल विकलांग को तो लोग पास बैठने देता है, मगर कुष्ठ रोगी विकलांग को तो लोग भीख भी दूर हट के देता है। चाय का दुकानदार भी कहता है कि अपना प्याला लाओ, उसमें चाय डालेंगे। इसलिए आप उनके लिए टॉर्च बियर बनिए। उन्होंने मुझे एक सोलर वाच दिया और रिक्वेस्ट किया था। अच्छा। और तब से मैंने उनके लिए काम शुरू किया था। मैंने ये देखा कि कुष्ठ रोग के नाम पर अनेक भ्रांतियां हैं। जी। जैसे कुष्ठ रोग को पूर्व जन्म के पाप का परिणाम माना जाता है, कुष्ठ रोग को छूत की बीमारी माना जाता है, जी। वंश परंपरा से माना जाता है। अब विश्व का रिकॉर्ड बता रहा है कि आज तक एक भी बच्चा कुष्ठ रोग को लेके पैदा ही नहीं हुआ, फिर इसको वंश परंपरा से मानना कहाँ तक अकलमंदी है। जी बिल्कुल। आज अनेक डॉक्टर पूरा जीवन लेप्रोसी मिशन हॉस्पिटल, लेप्रा सोसाइटी के साथ या लेप्रोसी कंसर्न जो भी ऑर्गेनाइजेशन है के साथ जीवन बिता दिए डॉक्टर, लेकिन उनको कहाँ कुष्ठ रोग हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। और सच्ची बात यह है कि 98% व्यक्ति का जो रोग निरोधक क्षमता है वो कुष्ठ रोगियों का, जो कुष्ठ रोग का जो कारण है माइकोबैक्टीरियम लेप्री, उस कीड़ा को ठहरने ही नहीं देता है। डॉक्टर ने भी प्रयोग के आधार पर अपने बॉडी में डालने का प्रयास किया, उनका रेजिस्टेंस कैपेसिटी ने माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री को ठहरने ही नहीं दिया। जी। तो इसलिए ये तो लिस्ट इन्फेक्शस है और 100 में मात्र 2 आदमी का बॉडी का सिचुएशन ऐसा रहता है, इसलिए उससे दूर भागने की कहीं जरूरत नहीं है। आज भी भारत में 750 के आसपास लेप्रोसी कॉलोनीज बने हुए हैं। अच्छा। उस कॉलोनीज को मिटाने के लिए सरकार भी पहल कर रही है और आवश्यकता है कि इसको हटा करके मुख्य धारा में इन लोग को रखा जाए। इसकी दवाइयां हर जगह उपलब्ध है, हर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर निःशुल्क इसकी जो दवाई है MDT मौजूद है। आवश्यकता इस बात की है, आज भी भारत सरकार LCDC कार्यक्रम चला रही है, लेप्रोसी केस डिटेक्शन कैंपेन चला रही है। उसके तहत डोर टू डोर जाकर के उसको चेक किया जाता है, उसके जो भी चिन्ह होते हैं उस चिन्ह के आधार पर अगर किसी में डाउट है तो उसमें संकोच करने की जरूरत नहीं है, निसंकोच डॉक्टर के पास जाएं और दिखाएं। अगर लेप्रोसी केस क्लियर होता है उसका दवाई है 6 महीना PB केस के लिए, और MB केस के लिए 1 साल का दवाई खाना पड़ता है, पूरा ठीक हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और पहला डोज MDT जिसके बॉडी में चला गया उसके बॉडी से छूत वाली बात तो 100% आउट हो जाती है। इसलिए इससे कहीं घबराने की जरूरत नहीं है और एक सामान्य बीमारी के रूप में इसको लेने की जरूरत है। और एक बात पर गंभीर रूप में हम कुष्ठ रोगियों से भी कहते हैं कि आप स्वच्छता का परिचय दें। जी। आज अमेरिकन लेप्रोसी मिशन के तहत समस्तीपुर में, कल्याणपुर में स्वच्छता का कार्यक्रम गांव-गांव महिलाओं के बीच किया जा रहा है। वो कार्यक्रम एक जगह चलाने से नहीं होगा। हमारी भारत सरकार तो स्वच्छता अभियान चला ही रही है। कुष्ठ रोगियों को स्वच्छ रहने के लिए भी अपने अंदर में चेतना जागृत करने की आवश्यकता है। लोग उनसे दूर नहीं भागेंगे। अगर स्वच्छ पवित्र रूप में देखेंगे, घाव है तो उसको ठीक से पट्टी करेंगे और रेगुलर पट्टी करेंगे और वो क्लियर ठीक होगा।
जब ठीक हो जाएगा तो आप सर्दी किसी को हो जाती है तो उसको सर्दी नाम से पुकारा जाता है, नहीं ना पुकारा जाता है। वैसे कुष्ठ रोगी आजीवन, एक बार एक जगह डॉक्टर बोल दिए, जो कुष्ठ रोग से ठीक हो चुके थे उन सबको कुष्ठ रोगी। मैंने कहा डॉक्टर साहब आपने ये क्या किया, ये लोग कुष्ठ रोगी थे, पास्ट टेंस की बात है, प्रेजेंट में ये कुष्ठ रोगी नहीं है जी। इसलिए उनको इस नाम से पुकारने की जरूरत नहीं है, वो आम आदमी है। हमें सर्दी हुई थी तो सर्दी नाम से कहाँ पुकार रहे हैं आप। तो इसी प्रकार से कुष्ठ रोग हुआ, आई गई बात हो गई। जो बातें मैं समझ पा रही हूँ आपसे बात करते हुए, जो ये एक रोग है वो एक बीमारी है। पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि उनसे अलगाव नहीं करना है, उन्हें अलग नहीं रहना, मुझे हो जाएगा ये भावना भी नहीं रखनी है। और बड़ा सरल इलाज है इसका, दवाइयाँ लेनी है और दवाइयों के माध्यम से आपका पूरा शरीर स्वस्थ हो सकता है। तो पहला जो कदम है वो इस मनोभावना को दूर करने की है कि कुष्ठ रोग हो गया मतलब हमें कोई छुआछूत की बीमारी हो गई, ये बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात आपने जो कही कि जो कुष्ठ रोगी हैं उन्हें भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर ये बीमारी उनके शरीर में परिलक्षित हो रही है तो दवाइयाँ लें और स्वच्छता का पालन करें और फिर कुछ दिनों के पश्चात ये बीमारी खुद ब खुद उनके जीवन से, उनके शरीर से निकल जाएगी। बस इतनी सी बात है और इसे इसी परिप्रेक्ष्य में देखने की ज़रूरत है। जैसा कि आपने बहुत विस्तार से बताया और जब आप बातें कर रहे थे मैं देख सकती थी कि किस तरीके से आपने लगातार कार्य किया है और उसकी जो पैठ है वो मुझे आपके शब्दों में दिख रही थी। कैसे काम करते हैं आप कुष्ठ रोगियों के साथ? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि भीतर में घृणा और भय का भाव रखने की कतई जरूरत नहीं है। इस बात का क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। और मैं भारत सरकार से भी प्रार्थना कर रहा हूं कि इसके नाम पर जो मतलब डिस्क्रिमिनेटरी लॉज बने हुए हैं, उस लॉज को, भेदभाव से ग्रसित जो कानून बने हैं उस कानून को भी बदल देने की आवश्यकता है। अब कुछ लोग के नाम पर तलाक मिल जाए ये बर्दाश्त की बात है क्या? फर्स्ट मतलब जो 6 महीना 1 साल में बीमारी खत्म हो जाती है उसके नाम पर तलाक मिल जाए, चाहे हिंदू मैरिज एक्ट हो, मुस्लिम लॉज हो, इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट हो या मतलब डाइवोर्स एक्ट हो। कहने का तात्पर्य ये है कि आप ये चाहते हैं कि जो इस तरह के कानून है उसमें भी सुधार की जरूरत है, परमावश्यकता है। बिल्कुल। कुछ लोग के नाम पर अगर तलाक होता है तो दंडित किया जाना चाहिए। बिल्कुल। कुछ और बातें जानना चाहूंगी आपसे। कुछ सरकारी योजनाएं भी इसमें कार्य कर रही हैं और बहुतों को जानकारी भी नहीं होती है कि सरकार उनके लिए कौन से कदम उठा रही है। आपके माध्यम से मैं ये जानकारी आज के कार्यक्रम में अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहूंगी। कुछ जानकारी दे सरकारी योजनाओं से जुड़ी हुई। सरकारी योजना में सबसे महत्वपूर्ण LCDC कार्यक्रम चल रहा है। डोर टू डोर जाकर के आशा लोग जाकर के उसका परीक्षण लोगों के शरीर का करते हैं। अच्छा। और उसके आधार पर अगर दिख जाती है तो उसके लिए इंस्पायर करते हैं कि वो जाकर के इलाज कराए। और इस अवसर पर एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि हमारे भारत सरकार के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल से लेकर के एक साधारण जो आशा कार्यकर्ता हैं, इन सबको इस तिथि में इस बात का उल्लेख करना चाहिए कि कुष्ठ रोग से घबराने की जरूरत नहीं है, भय खाने की जरूरत नहीं है, उनसे दूर भागने की जरूरत नहीं है। उनके साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करके उनके रोग के उपचार के लिए जिस प्रकार से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने आत्मीयता के साथ बरता था, उस आत्मीयता का परिचय दें। ये कुष्ठ मुक्त संसार के निर्माण में परम योगदान होगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अब गांव है, गांव का मुखिया अगर किसी बात को कहता है कि नहीं इस व्यक्ति को अगर रोग हुआ है तो इसको घर गांव बस्ती से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ रखे, इसका पूरा उपचार है मेडिकल साइंस में, उपचार करा है, बात खत्म हो गई। अगर वो बोलता है उसका प्रभाव ज्यादा होता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस अवसर पर लोग इस बात का भी उल्लेख करें, हमारे जो नेतृत्व करता है, जी, ताकि जनमानस में विचार फैले। कमलेश जी, जब हम बातें कर रहे थे आपने एक बहुत अच्छे शब्द का प्रयोग किया, आत्मीयता पूर्वक, और ये मायने रखता है। अगर जब भी हम कुष्ठ रोग निवारण दिवस पर चर्चा कर रहे हैं, ये आत्मीयता आपस में हो वो भी ज़रूरी है, ये आत्मीयता कुष्ठ रोगियों के प्रति हो ये अहम आवश्यक है। मैं बातें करूंगी आपकी किताब से जुड़ी हुई, ब्रेकिंग बैरियर्स। आपने किताब लिखी जो कुष्ठ रोगियों की जीवन की सच्ची घटनाओं पर आधारित थी। तो किसी को जब ये रोग होता है ना तो बहुत सारे मन में बातें आती हैं कि अब मेरे जीवन के साथ क्या होगा। एक निराशा का भाव, एक अवसाद का भाव आता है। लोगों की जो घटनाएं होती हैं जीवन से जुड़ी हुई सच्ची घटनाएं, वो राह दिखाते हैं।
तो कुछ ऐसी बातें और कुछ ऐसी घटनाएं जो आज बताना चाहें हमारे दर्शकों को उस किताब से। देखिए, अभी हाल कि मैं वो वृतांत सुना रहा हूँ जिनसे मैं मिला। जी। श्याम किशोर मंडल नाम के व्यक्ति की पत्नी ने चिट्ठी लिख के भेजा कि मेरे घर वाले मेरी दूसरी शादी करने जा रहे हैं, इसलिए आप जल्दी से आइए। हाँ। वो वहाँ पहुँचा, देखता है उसका साला डंडा लेके खड़ा है और उसकी आंख के सामने उसकी पत्नी को दूसरे मर्द के साथ विदा कर दिया गया। वो पागल का सा सोचने लग गया क्या करें। अंत में उसको याद आया कि लेप्रोसी मिशन हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट ने कहा है कि पत्नी आए तो ठीक, नहीं तो तुम आ जाना। अच्छा। फिर वो वापस आया और दूसरी लड़की से शादी करने का प्रस्ताव जब रखा तो लोगों ने कहा क्या इससे भीख मंगवाओ क्या? वो कहा कि नहीं, भीख नहीं मंगवाएंगे। उसके बाद उससे वो ही कुछ रोगी थी। अच्छा। उससे शादी किया और शादी करके 3 बेटी हुई। एक बेटी की शादी मैंने ही करवाया आर्य समाज मंदिर में। जी जी। और एक दिन उसकी एक बेटी मुझे स्कूटर से छोड़ने के लिए भी आई। अच्छा। सभी स्वस्थ हैं, माता पिता भी कुछ रोग से ग्रसित रहे हैं। अच्छा। लेकिन बाल बच्चे पूरे ठीक हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार से कुछ रोग होने के कारण उसकी पत्नी से जुदा कर देना ये कहीं से मुनासिब नहीं है। ऐसी ही मुझे एक घटना याद आई कि एक माँ सबसे मिलती थी, वहाँ के कलेक्टर से मिलने से मुकर गई। अच्छा। लोगों ने पूछा माँ तू कलेक्टर के सामने क्यों नहीं गई? तो बोली कि रहने दो इस बात को। फिर जिद कर दिया एक आदमी, तो एक शर्त पर बताई कि तू इस बात को किसी को कहेगा नहीं। अच्छा। तो कहती है कि यहाँ का कलेक्टर मेरा बेटा है, उसको बताया जा चुका है कि तुम्हारी माँ हादसा में मर गई है, एक्सीडेंट में मर गई है। अब ये इस प्रकार की अनेक घटनाएं हैं। अब इन सच्ची घटनाओं का वृत्तांत इसलिए मैंने लिखा और पब्लिश किया। 400 के आसपास पूरे देश में घूम करके मैंने सक्सेसफुल लाइफ स्टोरी लिखा और पब्लिश करके ये दर्शाने का पहल किया कि कुछ रोग से घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ रोगी आत्मनिर्भर रह सकता है, कुछ रोगी भी डिग्निफाइड जीवन को जी सकता है। उसके आदर्शों को समाज के बीच में रखा कि फला इस तरह से ग्रसित थे और उसके बाद भी ये आज डिग्निफाइड लाइफ मेंटेन कर रहे हैं और इनके संतान भी सब पढ़ लिख करके अच्छे अच्छे जगहों पर जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इस चीज को मैंने दर्शाने की दृष्टि से, और मैं सराहना करूंगी कमलेश जी आपके इस प्रयास की, क्योंकि जब ऐसी घटनाएं हम सुनते हैं जिनका जिक्र आप कर रहे हैं तो मन व्यथित हो जाता है और तब लगता है कि आप कितना नेक काम कर रहे हैं कि उन्हें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप बिल्कुल आगे आएँ, अपने रोग का इलाज करें और जीवन को सही दिशा में लेकर चले। समस्या कहीं नहीं है, घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आपने जो काम किया है तो मैं समझती हूँ कि सबसे बड़ा जो सम्मान है या वो है आत्मसंतोष की भावना, जो मैं महसूस कर सकती हूँ कि आपके पास है। लेकिन बहुत सारे कई सम्मान आपको मिले हैं, उनके बारे में कुछ जिक्र करना चाहेंगे? बहुत संस्थाओं ने आपको सराहा है, आपके कार्य को सराहा है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस धरती पर 2 लाख से ऊपर कुष्ठ रोगी नए केस आ रहे हैं। अभी भी 600 के आसपास प्रतिदिन आ रहे हैं, जिसमें 57% आपके इंडिया में आ रहे हैं जी। और 13 से 14% आपके ब्राज़ील में और 9 से 10% के आसपास इंडोनेशिया में और शेष 20% जो होता है और कंट्रीज में है। तो जो ही इनको लक्षण दिख जाए तो ही टुवर्ड ट्रीटमेंट जाएं। बिल्कुल। और मैं कुछ रोगियों से एक बात और कहना चाहता हूँ, ये बेगिंग एटीट्यूड अपने अंदर से निकाल दें जी। हम दूसरे के आश्रय हाथ फैलाएं और जीवन बसर करें, ये विचारहीन भावना का परित्याग करें। बिल्कुल। और स्किल डेवलपमेंट जो कौशल विकास है, हमारी सरकार तो कई योजनाएं चला रही है, चाहे स्वच्छता अभियान हो या शौचालय का निर्माण हो। जी जी। उसी प्रकार से कौशल विकास जरूर करें, जो वो कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि हर काम हर कोई कर लेगा। आपने सही कहा कमलेश जी, और आपके इस अच्छे संदेश के साथ ही मैं आपको आज धन्यवाद देना चाहूँगी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। एक ऐसा विषय है जिस पर सोचने की, मनन करने की ज़रूरत है और आप ये काम बखूबी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार। और दर्शकों, आज हमने बातचीत की कुष्ठ रोग निवारण दिवस के उपलक्ष्य पर और साथ ही महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य पर हमने जानकारी हासिल की। कुष्ठ रोग से संबंधित और महात्मा गांधी के आदर्शों और विचारों पर भी बातचीत की। हमारी सच्ची श्रद्धांजलि महात्मा गांधी के प्रति, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रति तभी होगी जब हम उनके जो बताए गए आदर्श हैं उसे अपने जीवन में समाहित करें और अपने आप को, अपने जीवन को तो सही दिशा दें ही, साथ ही अपने समाज को, अपने देश को भी विकास के ऊंचे पटल पर लेकर जाएं। हर एक नागरिक का कर्तव्य होता है कि वो देश की तरक्की में अपना
योगदान दें। और साथ ही जो आपका सहयोग हमें चाहिए वो ये कि आप हमें ख़त लिखें, आप अपने विचार हमें पहुंचाएं और इसके लिए नोट करें हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान, निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 80001। हमारा ईमेल आईडी है director@ddkpatna@gmail.com।